अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। ईरान इसराइल तनाज़ा 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। फ़रीक़ैन एक दूसरे पर फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं, जिसमें वो अपने अपने अहदाफ़ को कामयाबी से पूरा करने का तासुर भी दे रहे हैं। गुज़श्ता रात इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से तेहरान में ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडकोार्टर्स के नए कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को टारगेट करने का दावा किया गया। तो IRGC तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एक मरकज़ को निशाना बनाने का दावा कर रही है। इस वक्त दोनों ममालिक में शहरियों के बड़े पैमाने पर इनखला के मनाजिर देखे जा सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल में ईरानी शहरियों को तेहरान शहर खाली करने का एक इंतबाही पैगाम जारी कर चुके हैं, जिसके बाद से सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या इस पैगाम का मकसद इसराइल की तरफ से तेहरान में हमलों का दायरा कार मुमकिन तौर पर बढ़ाना है, जिससे आम शहरियों को बचाया जा सके। इसके जवाब में ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी इसराइली शहरियों को एक बड़े हमले के पेश नज़र ये वार्निंग दी कि तल अवीव खाली कर दें, जबकि इस कशीदगी में G7 का अहम इजलास, जिससे तवक्को की जा रही थी कि वो ईरान इसराइल जंग में अपना किरदार अदा करेगा, इजलास के मुश्तरका आलामिये में G7 ममालिक का झुकाव इसराइल की जानिब दिखाई दिया। आलामिये में ईरान इसराइल दोनों ममालिक पर जोर तो दिया गया कि वो कशीदगी के ख़ात्मे की तरफ जाएँ, मगर इस आलामिये में यह भी कहा गया कि G7 ममालिक वाज़े करते हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। G7 इजलास, जिसमें सदर ट्रंप की शिरकत को मुख्तसर करके वतन वापसी को भी गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तलाश में नहीं है, बल्कि जंग बंदी से बेहतर चीज़ की तलाश में है, जो कि जंग का ख़ात्मा है। मगर दूसरी तरफ चीन की जानिब से तनकीद की जा रही है कि अमेरिका ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े में आग पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी सदर ट्रंप के बयान में रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर की तरफ से धमकियाँ देना और दबाव में इजाफा करना न सिर्फ अमन में रुकावट है, बल्कि इससे तनाज़ा मज़ीद फैल सकता है। अब सवाल यह है कि सदर ट्रंप, जिनके गुज़श्ता पैगाम जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान और इसराइल के दरमियान डील हो जाएगी और वो ख़ुद इसे यकीनी बनाएंगे, फिर उन्होंने रूस के सदर पुतिन की सालसी का भी जो जिक्र किया, इसमें कोई तब्दीली मुतवक्के है। और ये कशीदगी जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि अगर तूल पकड़ती है तो पूरे मशरिक़ वस्ता तक फैल जाएगी। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक़ सफ़ीर बराए ईरान जावेद हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तजिया निगार कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो 13 तारीख की रात को हमला किया गया इसराइल की तरफ से, उसमें तो ख़ासा नुकसान हुआ अगर ईरान की मिलिट्री हायरार्की की बात की जाए, लेकिन एक और दावा जो अब सामने आ रहा है वो ये है कि जो वॉर टाइम्स के नए फ़ौजी सरबराह थे अली शादमानी, उनको भी हमने शहीद कर दिया, और जो सबसे सीनियर कमांडर हैं फ़िलवक्त और ख़ामेनाई साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वन आफ्टर दी अदर अगर ये ख़बर भी दुरुस्त साबित होती है तो जिस प्रोफाइल की असैसिनेशंस इसराइल कर रहा है, डेंट करेंगी ईरान को ये, या आपको लगता है कि इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जिसको भी टारगेट किया जाएगा ईरान उसको रिप्लेस कर देगा और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा ईरान की तरफ से? इस सीनियर लेवल पे जब किसी की यानी तब्दील किया जाता है इंतकाल होने की वजह से, ये वैसे तो नए आदमी को सेटल डाउन होने में, उसको अपने जिम्मेदारियाँ संभालने में थोड़ा सा वक्त का जरूरत होती है, और वो उस किस्म की मुश्किल तो ईरान को पेश आई होगी 13 तारीख से लेके अब तक। आज अली शादमानी साहब का भी उन्होंने इसराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने आज उनको भी शहीद कर दिया है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वो ईरान की जो आर्म फोर्सेस है उनको एडजस्टमेंट के और सिलेक्शन के और फिर एडजस्टमेंट के मसाइल पेश आए होंगे। लेकिन लगता है कि इन मुश्किलात के बावजूद ईरान की जो अफवाज हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में कोई दकीका फरोगोश यानी कोई उन्होंने कोई उसमें ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई इसमें कमी आई है। और उनके जो मिसाइल अटैक हैं उनसे इसराइल को कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा है, लेकिन ऑन द होल जो इसराइल के एयर अटैक्स किए हैं, जो मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स, जो ईरान का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उस नुकसान के जो ईरान ने इसराइल को पहुंचाया है। ख़ास तौर पे ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी नातांज में है
वो DGIAEA के मुताबिक, यानी डायरेक्टर जनरल जो IAEA के हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके मुताबिक वहाँ पे 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस जो थी और उनमें से काफ़ी को नुकसान पहुँचा है। तो ये एक बहुत बड़े ईरान के लिए एक नुकसान है। इससे उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत पीछे चला जाएगा और उसको दोबारा पूरा करने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, काफ़ी वक्त भी लगेगा। सही, मतलब आपके मुताबिक जो ज़्यादा बड़ा ब्लो है वो ईरान ने फेस किया है। कामरान, ये जो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें अब तक के जो सारे इवेंट्स रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये बात तो जावेद साहब जो कर रहे हैं ये बजा है कि मिनिमल डैमेज कह सकते हैं जो ईरान ने इजराइल का किया, क्योंकि अगर 2-3% मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी करते हैं उनके 4 जो एयर डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, तो उसके बावजूद एक तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी को स्लाइट डैमेज, या फिर जो कमांड सेंटर था उनकी फ़ौज का उसको एक स्लाइट डैमेज, इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा इवेंट हमने होता हुआ वहाँ पर नहीं देखा। तो क्या लगता है कि अब किस तरफ मामला जा रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो गुज़श्ता रात का ट्वीट था उसमें जो लैंग्वेज थी वो बहुत रेडिकल थी। उन्होंने कहा तेहरान छोड़ के चले जाएं, मैंने कहा भी था डील कर लें, किसी सूरत आपको न्यूक्स नहीं लेने देंगे हम। सो हाउ डू यू सी द सिचुएशन ओवरऑल? आई थिंक नेक्स्ट जो 48 आवर्स हैं वो बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप G7 जो समिट हो रहा था उसको वो शेड्यूल से पहले ही वो वापस आए हैं, और जो ट्रंप के कल के स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी डबल मीनिंग है। एक तरफ वो तेहरान के लोगों को कह रहे हैं कि फौरी तौर पर निकल जाएं, दूसरी तरफ जब वो आज सुबह वाशिंगटन वापस आए हैं तो उन्होंने जो बात की है, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या वो जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो जंगबंदी से बढ़कर हकीकी मानों में एक बड़ी चीज़ का वो खात्मा करने जा रहे हैं। अब उसको लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्या उनका मतलब है कि अमेरिका बाकायदा तौर पर इजराइल के साथ मिलकर इस जंग में शामिल होने वाला है, या फिर जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ था कि अचानक से एकदम लड़ाई होते होते ट्रंप की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो गई। तो इस केस के अंदर भी शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट अगले चंद घंटों में अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से हो सकती है, लेकिन मिक्स सिग्नल्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद जो इजराइल चाहता है कि बाकायदा तौर पर शामिल हो। इससे कामरान आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सरप्राइज स्टेटमेंट हो सकती है, बट व्हाट इफ इट्स अ सरप्राइज एक्शन? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं जिस तरह से पहले कि अब तेहरान छोड़ के चले जाएं, तो ये स्टेटमेंट की वार्निंग तो नहीं लगती? क्योंकि ये कहा भी जाता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं एलिजेडली, अगर उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है तो वो अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि जितना डीपली पेनिट्रेट उनके बॉम्ब्स कर सकते हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को, वो इजराइल के पास नहीं है। सो व्हाट इफ़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट देम, ना कि बयान देने के बारे में? एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था कि इसके जो मिक्स्ड मैसेजेस हैं, ये मुमकिन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो वक्त आ गया है कि अमेरिका बाकायदा तौर पर एक्टिवली इसमें शामिल हो जाए। और ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक ईरान ने इजराइल ने जो भी हमले किए हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, इजराइल के पास वो सलाहियत नहीं है कि जो डीप बंकर्स में अंदर कहा जाता है कि 80 मीटर्स डीप जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, और उसके लिए आपको जो अमेरिका की मदद की ज़रूरत है, B-52 जो बॉमर्स हैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट को और फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को मिला के देखें, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक की जो हमने कार्रवाई की है ईरान के खिलाफ, तो हमने ईरान को बहुत पीछे धकेल दिया है, कई साल पीछे धकेल दिया है कि वो जो न्यूक्लियर जो सलाहियत है वो हासिल ना कर सकें। अगर दोनों बयानात को मिला के देखें, और फिर ये स्टेटमेंट भी आ रही है कि शायद फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का अभी भी चांस है। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दो के उनके साथ डीप स्टेट अमेरिका में या जो प्रो इजरायली लॉबी है वो चाहती है कि उनको जंग की तरफ धकेले, बट शायद अभी भी ट्रंप चाहेंगे कि इसका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगले आई थिंक चंद घंटे जो हैं दैट विल बी क्रूशल, क्योंकि ट्रंप इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जावेद साहब, ये कामरान साहब भी जो बात कर रहे हैं कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इसकी हो सकती हैं, लेकिन ईरान के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही होगा ना कि अमेरिका फुल फ्लेजेड इस जंग का हिस्सा बन जाए
और वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करना शुरू कर दे, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि हुर्मुज़ की ब्लॉकेज हो जाए, या लेबनान है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया, ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इनको टारगेट करना शुरू कर दे। तो इन दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जो आप देख रहे हैं कि हो सकता है? अमेरिका की जो है, जो उनका वो ये ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि ईरान को किसी सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देना चाहिए, और इसके ऊपर मगरबी दुनिया का इत्तेफाक राय है। और अंडर NPT जिसका ईरान सिग्नेटरी है, उसमें भी उसकी अंडर भी ईरान की एक जिम्मेदारी है कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा और एक्वायर भी नहीं करेगा। तो इसके ऊपर तो ईरान और मगरब के दरमियान इत्तेफाक राय है। ईरान ने भी ये कभी नहीं कहा अभी तक कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं। असल जो स्टिकिंग पॉइंट है, जो जिस चीज़ के ऊपर झगड़ा है, वो ये है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ बना सकता है और उनको डेवलप कर सकता है और उनको चला सकता है या नहीं कर सकता। अगर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी किसी मुल्क के पास हो तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो लो लेवल तक भी हो सकती है और हाई लेवल भी। अगर 90% से अबव हो तो वो जो मटेरियल एनरिच्ड होता है उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, और अगर उससे लो लेवल हो तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए जा सकते, उसको आप पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब US ने और मगरबी ममालिक ने ये फैसला किया है कि वो किसी सूरत ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि NPT के अंडर उनका ये हक बनता है कि वो कर सकते हैं और यानी लो लेवल पे एनरिचमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका अंडर ट्रम्प और दूसरे मगरबी ममालिक जो हैं उनका ये ख्याल है या उनका ये पोजीशन है कि किसी सूरत में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जो आप NPT की जो आप बात कर रहे हैं 1968 में गालिबन ईरान ने साइन किया, तो ये प्री रेवोल्यूशन 60 में चलें, आई डबल चेक दैट। तो इस पे चूंकि ये शाह ऑफ ईरान का टाइम था, तो इतना बड़ा जो रेजिम चेंज हुआ जिसके बाद ईरान वेस्टर्न एलाय नहीं रहा और उनकी आइडियोलॉजी ही रियासत की बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। तो ये उस तरह से स्टैंड करता है क्योंकि ईरान ने कहा कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को आप टारगेट करेंगे तो हम NPT से बाहर आ जाएंगे। ये रेजिम वैसे आपको लगता है कि NPT की फ़िलासफ़ी से एग्री करती है, या फिर वो पिछली रेजिम थी जो करके चली गई और इनको उसका बर्डन लेना पड़ रहा है? ये तो जो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर तो जो रैबर हैं, मौजूदा रैबर हैं, उनका 2003 का एक फतवा भी है कि ईरान जो है वो किसी सूरत न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेगा। और तो इसलिए इस रिजीम की भी पोजीशन यही है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। जो झगड़ा है वो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर है, और जब तक ये झगड़ा तय नहीं होगा उसके बाद ये झगड़ा फिर यानी एक लड़ाई चलने का भी ख़तरा है या टेंशन कंटिन्यू करने का भी ख़तरा है। क्योंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना नुकसान उठाने के बाद क्या जो आइंदा अगर टॉक्स हों किसी वक्त चंद दिनों के बाद, कोई हफ्तों के बाद जब भी, तो क्या ईरान अपनी पोजीशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा कि नहीं करेगा। एक व्यू ये है कि ये जो इसराइल का अटैक किया गया है उसका मकसद ये था कि ईरान की पोजीशन को सॉफन किया जाए ताकि वो जब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो तो उसमें वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और मगरबी दुनिया की या अमेरिका की जो डिमांड है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो आप ना करें, उसको वो मान लें। अगर उन्हें वो मान लिया तो फिर काफ़ी हद तक जो है ये मामला हल हो जाएगा, और उस सूरत में हो सकता है फिर सैंक्शन भी उठा ली जाएं और ईरान जो है बाकायदा जो जैसे नॉर्मल एक मुल्क होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऑपरेट करना, उस तरह से ऑपरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ईरान ने जिद की और उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो यूरेनियम एनरिचमेंट करना ही है, ठीक, तो फिर मुझे ख़तरा है, मेरा अंदेशा मेरे जहन में है कि फिर ये झगड़ा आसानी से हल होने वाला नहीं है और तय होने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने डबल चेक किया वो 68 ही था। लेकिन कामरान आपकी तरफ आता हूँ, ये जो बात हो रही है 68 नहीं है, 58 में वो निगोशिएट हुआ था, 1960 में साइन हुआ था। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, 58 और 68 नहीं है, 58 एंड 60 नहीं सर, NPT तो फॉर्म ही 68 में हुआ था। NPT 68 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बट चलें 68 सॉरी जी जी 68 एंड 70 हाँ जी 70 में रेटिफाई हुआ था। अच्छा कामरान, ठीक है कामरान, ये जो बात हो रही है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से,
अब वाज़े तौर पे लगता ये है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की बात 10-15 साल से हो रही है। जो मैसेजिंग देखी जाए नेतन्याहू की कि तो वो बार बार ईरानियन पब्लिक को अपील कर रहे हैं कि हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि रजीम चेंज करवाना ईरान में एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इजरायली स्टेट का इस टाइम पे। तो आपको लगता है कि दे आर स्पेसिफिकली आफ्टर द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, या फिर उनका मकसद कुछ और है, डीपर है, पॉलिटिकल चेंज है ईरान में? आई थिंक बिल्कुल उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि ईरान में जो करंट रिजीम है उसको तब्दील करना है, क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर आप स्पेसिफिकली की 2-3 सालों में अगर आप देखें तो किस तरीके से इजराइल ने ऑपरेट किया है। जितनी जो ईरान के जो हिमायत याफ्ता ग्रुप्स थे, वो हिजबुल्लाह हो, वो हुतीज़ हों, या फिर सीरिया के अंदर बशार अल असद की हुकूमत हो, उन्होंने पहले एक एक करके उनको न्यूट्रलाइज़ किया, क्योंकि वो ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और फिर अगर आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का नैरेटिव देखें तो वो यही कहते हैं कि ये आखिरी हर्डल हैं, और क्योंकि ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है वो इजराइल के लिए वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और जब आई थिंक 1-2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि जो इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं अगर उनको टारगेट किया जाए तो उससे मसाइल क्या बढ़ेंगे, तो उनका ये कहना था कि उससे मसाइल हल होंगे। तो सिर्फ न्यूक्लियर वाला यहाँ पर मामला नहीं है। आई थिंक वो अल्टीमेटली एक ऐसी गवर्नमेंट जो आपने शाह ईरान का भी जिक्र किया, और मेरे ख्याल में अमेरिका भी वही चाहता है कि एक प्रो वेस्ट प्रो इजरायली गवर्नमेंट आए, और ये एक स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन भी है और इसका फिर फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है, पाकिस्तान के ऊपर भी है, चीन और रशिया का हमने इतना जिक्र नहीं किया। अगर एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है तो मेरे ख्याल में इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है बल्कि लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, और जो अल्टीमेटली इजराइल का एक ख्वाब है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जो चौधराहट है उसको कायम कर सके, और उसके लिए मौजूदा जो ईरान का सेटअप है उसको रिमूव करना वो ये समझता है कि नागुज़ीर है। कामरान, लेकिन इज़ इट दैट सिंपल कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा? हमें याद है कि रेवोल्यूशन आने के 1 साल बाद जब सद्दाम हुसैन ने वेस्ट के बिहाफ पे जंग नाफिज कर दी थी ईरान पे, और उनके पास हथियार तक नहीं थे, तब भी वो 8 साल लड़ते रहे। तो इस बार तो दे आर वे बेटर, बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है 3000 हैं उनके पास। इतनी जल्दी वो डील कर लेंगे, टेबल पर आ जाएंगे? देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो ये जो इजराइल की ख्वाहिश है उसका इजहार किया है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी जंगें, इराक की आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, और ईरान इन दोनों मुल्कों के मुकाबले में कई ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और डोंट फॉरगेट कि उनकी एक बड़ी तारीख है, उन्होंने एक रेजिलियंट भी हैं, इतने अरसे से उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं। फिर आपने उनके जो मिसाइल प्रोग्राम का भी जिक्र किया है, और जो आगाज़ में भी आप जिक्र कर रहे थे कि ठीक है कि नुकसान इजराइल को अभी तक मिनिमम हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें हालिया जितने भी इजराइल के जो तनाज़े हुए तो उसमें जो नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ या कैजुअल्टीज़ हैं, बावजूद इसके कि उनका एक मल्टी प्रॉन्ग्ड, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको स्टिल पेनिट्रेट करना। आज भी एक रिपोर्ट या ईरानी मीडिया दावा कर रहा था कि उन्होंने मूसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया है। एंड डोंट फॉरगेट कि इंटरेस्टिंगली बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इजरायली गवर्नमेंट ने इजराइल में जो फॉरेन मीडिया भी इवन के वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, उन पर पाबंदी है कि कुछ एरियाज के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें पूरी पिक्चर का अभी तक अंदाज़ा नहीं है। तो ख्वाहिश होना एक अलग बात है, फिर जो दोनों का आपस में डिस्टेंस है, फिर ईरान जितना बड़ा मुल्क है, और अगर वो रिजीम चेंज के लिए जाते हैं तो इट वॉन्ट बी अ केक वॉक। इनफैक्ट आई थिंक दैट वुड बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि जो अभी तक सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान आपस में बराह रास्त ये एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स हो रहे हैं, और अगर अमेरिका भी बीच में कूदता है, रिजीम चेंज की तरफ बात जाती है, तो फिर पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो तो फिर आई थिंक एक आप कह सकते हैं कि वहां पर तो क़यामत टूट पड़ेगी, और मेरा ख्याल है फिर उसको कंट्रोल करना शायद किसी के बस में नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो रजीम चेंज से बहुत बड़ा आप कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जावेद साहब, ये ख़बर भी रिपोर्ट हुई जो काफ़ी शॉकिंग भी थी, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया कि एक अमेरिकन ऑफिशियल ने उनको बताया है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खामेनेई साहब, देवर एट द टारगेट ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट, और वो अमेरिका से परमिशन ले रहे थे कि हमें इनको एलिमिनेट करने दें, लेकिन अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया, ये कहकर कि अगर उन्होंने किसी अमेरिकन सियासतदान या ऑफिशियल को नहीं मारा तो हम ऐसा क्यों करें। और इसके जवाब में नेतन्याहू ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन जिसका मैं हिस्सा रहा, वहाँ पर मुझे असैसिनेट करने की कोशिश किया ईरान ने। तो अगर इजराइल ये इनिशिएटिव ले लेता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन होंगी। अगर तो ये की जानी चाहिए कि सीनियर काउंसिल विल प्रिवेल
और इस किस्म की हरकत नहीं की जाएगी कि जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भी ये इस किस्म के हमलों का शिकार हों, क्योंकि अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो फिर दूसरे ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट भी बच नहीं सकेंगे इस किस्म के झगड़ों में। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसराइल को इस तरफ जाने की इजाज़त देगा, जैसे पहले भी उसको रोका गया है। तो लेकिन वो मैं पहली बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो आप डिस्कस कर रहे थे कि इस इजरायली हमलों के असली यानी जो बज़ाहिर जो मकसद है वो तो यही है कि यूरेनियम एनरिचमेंट या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बहुत पीछे धकेल दिया जाए कई साल, ताकि उनके पास कोई ऐसी कोई कैपेबिलिटी ना रह जाए जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकें। लेकिन उनका ये भी साथ साथ एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर रजीम वहाँ की कमज़ोर हो जाएगी तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक अपोजिशन है वो उससे फ़ायदा उठा के शायद रजीम चेंज भी कर सके। अब ये होता है या नहीं होता, ये तो एक अंदाज़ा करने की बात है। जो पहले जब इराक का अटैक हुआ था ईरान पे 1980 में मेरे ख्याल में हुआ था, 80 में, तो वो उस वक्त मगरबी ममालिक ने सद्दाम को यही उम्मीद दिलाई थी कि इस वक्त ईरान बड़ा डिस्टेबलाइज्ड है, नया नया रेवोल्यूशन आया है, तो आप इससे फ़ायदा उठा के शतुल अरब पे अपने मर्जी का एग्रीमेंट करवा लें, जिसके ऊपर पहले ईरान ने हमला यानी ऐसा एग्रीमेंट करवाया था जो सद्दाम की मर्जी का नहीं था। तो वो उसने किया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी जो ईरानी नेशन है वो मुत्तहिद हो गई और उससे बल्कि इस रजीम को कमज़ोर करने के ये रजीम ज़्यादा ताकतवर होगी, इसने ताकत पकड़ ली, क्योंकि वो जो एक कौमी जज्बा था वो उभर के आ गया। तो इसलिए रजीम चेंज का जो एक ख्वाब है या गोल है वो मेरा ख्याल में पूरा करना उसको आसान नहीं होगा। ठीक। और इसके लिए ये जितना प्रेशर ईरानी कौम पे ज़्यादा डाला गया तो उल्टा उसके जो नताइज हैं उनकी उम्मीदों के बरक्स होंगे। बिल्कुल। तो आपके नज़दीक भी और कामरान के नज़दीक भी ये रजीम चेंज करने का जो ऑब्जेक्टिव है इट्स नॉट दैट सिंपल, इतना आसान नहीं है कि ईरान में ये आसानी से हो जाए। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, काम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस बिल पर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान राब्तों की जो खबरें चलीं, जिसके लिए असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात भी की है। इस पर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान ने अपनी मायूसी का इजहार कर दिया। बैरिस्टर गौर की तरफ से पीपल्स पार्टी पर अदम एतमाद ज़ाहिर करते हुए कहा गया कि उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी बजट के हक़ में ज़रूर वोट देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी टीम है। अब सवाल यह है कि कल तहरीक इंसाफ के असद कैसर की तरफ से रब्ता करना और आज बैरिस्टर गौर की मायूसी, क्या यही वो कन्फ्यूजन है जो हमें मुख्तलिफ मामलात में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में दिखाई देती है? इसके अलावा KP बजट के हवाले से भी इमरान खान के हवाले से यह कहा गया कि मेरी मुशावरत के बगैर तहरीक इंसाफ का बजट पेश नहीं होगा, और आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों नौरीन खान और उज़्मा खान ने कहा कि KP का बजट इमरान खान की मुशावरत से पेश किया गया है। तो यहाँ ये सवाल है कि तहरीक इंसाफ जो कि एक ऐसी पार्टी है जो शख्सियत के कंट्रोल पर तनकीद करती है, वो जब ये आर्ग्यूमेंट करती है कि एक शख्सियत को यह हक़ हासिल होना चाहिए कि 4 करोड़ से ज़ायद आबादी के बजट का जो फ़ैसला है उसी के पास हो, तो इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या तहरीक इंसाफ अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत की हम बात करें, जो ईरान इसराइल तनाज़ा चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। ईरानियन सिविलियंस की भी कैजुअल्टी बढ़ती जा रही है। वज़ीर दिफ़ा साहब का जो मौक़िफ़ था पार्लियामान के फ्लोर पे, उन्होंने ये कहा कि इसराइल को रोकना पड़ेगा, अगर अभी एक्शन कलेक्टिवली मुस्लिम नेशंस की तरफ से ना लिया गया तो सबकी बारी आएगी इसके बाद में, और हम ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने को सपोर्ट करते हैं। इसको तो तहरीक इंसाफ एंडोर्स करेगी ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं तो इससे एक स्टेप आगे जाके बात करूंगा। जो आज मैंने ईरानी सफीर मोहतरम हिज एक्सेलेंसी रजा अमीरी मुकद्दम साहब के सामने की है, ईरानी सिफारत खाने में आज गया था और उनको मैंने यही बात की है कि अटैक ऑन ईरान इज अटैक ऑन इस्लाम। तो ये कोई ना समझे कि ईरान पे हमला हुआ है तो वो निपटेंगे, नहीं, हम सबका मुश्तरका मसला है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ स्टैंड लिया है, तो ये कोई मुस्लिम लीग नून या PTI का कोई इंटरनल इशू नहीं है।
इस पे पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है और हमेशा से रहा है, और इस बार एक बार फिर इसका हम इआदा करते हैं। जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी हमने एक मुश्तरका करारदाद पास की, जिसका शुक्रिया भी ईरान के सदर मोहतरम ने कल ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पार्लिमान का और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया, जो हमने इज़हार यकजहती किया है ईरान के साथ। यस, ईरान के खिलाफ जो इसराइल का हमला है, उसके खिलाफ हम सब सफारा होंगे अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ। अली साहब, वैसे माजरत के साथ, अगर वो ईरानियन सफ़ीर से आप कह रहे हैं मुलाकात हुई है, उन्होंने कहीं ये गिला तो नहीं किया कि 4-5 रोज़ से खान साहब के अकाउंट से कोई मजम्मत नहीं हुई इसराइल की? देखिए, ये तो खैर आप पॉलिटिकल बात तंज़ीही अंदाज में कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके नाक़दीन ये बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज ये बात कर रही है कि 26 नवंबर पे फौरी रिएक्शन आ गया, बाकी चीज़ों पे आ गया, तनकीद का मौका मिलता है ना उनको भी इस तरह। नहीं, ये इस तरह की हरकतें करके हम दुनिया में अपना मजाक उड़ाते हैं। अब अगर मैं ईरानी सफ़ीर को ये कहूँ कि मेरे लीडर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही है और उनके केसेस सारे मौखर हैं और उनकी मुलाकात पे पाबंदी है, बल्कि जो आदमी आज उनके सामने बैठा है 7 महीने से उसकी मुलाकात नहीं हो रही, तो इस हुकूमत की क्या इज्जत रह जाती? तो दूसरों के सामने हम डर्टी लिनन जो है पब्लिक में वॉश नहीं करते, तो मैंने ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं की। हाँ, आपके सवाल के जवाब में ये कहूंगा कि इमरान खान साहब की ट्वीट तब आती है जब उनके वकला या कोई फैमिली मेंबर या कोई पॉलिटिकल लीडर जाके उनसे मिलता है। जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तब तक उनका ट्विटर अकाउंट से कोई बात उनसे मंसूब करके नहीं चलाई जा सकती। जब से ये हमला हुआ है, क्या हमारे वकला को या फैमिली मेंबर्स को अंदर जाके मिलने दिया गया है? जब मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब की तरफ से इस पे क्लियर मौक़िफ़ आएगा, और मौक़िफ़ वही है। गालिबन आज हुई नहीं, आज फैमिली की मुलाकात हो सकता है हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो उसका पैगाम फिर जाहिर है कुछ देर उसकी लगेगी आने में। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान साहब ने पाक भारत जंग के दौरान जेल के अंदर से जब मुलाकात हुई हमारे वकला की, तो बार मैसेज ये भिजवाया, मोदी का नाम लेके इंडिया को डायरेक्ट उन्होंने जवाब दिया। वही मोदी जिसका नाम अभी तक मियां नवाज शरीफ नहीं ले सके। तो इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी या फलस्तीन कॉज से उनकी अटैचमेंट या कश्मीर कॉज से या उम्मत मुस्लिमा की इश्यूज पे अगर कोई सवाल उठाता है तो पहले अपने गिरबान में झांक ले। बिल्कुल, आपने कहा ना कि डर्टी लिनन जो है अपनी वो पब्लिक में नहीं धोनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये ऐसा भी हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के साथ मिलकर खान साहब ने कोर्ट एंड कोर्ट सरेंडर कर दिया अभिनंदन को 24 घंटे में वापस करके, और जिससे एम्बेरसमेंट हुई, पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को डाउन प्ले कर दिया गया। असद कैसर साहब ने जवाब दिया कि हमारा अपना फ़ैसला नहीं था, सिर्फ ये उनका इशारा बाजवा साहब की तरफ ही था। तो ये ऑल्टरकेशन भी हो गई इस मामले पे। अपना मुजम्मिल साहब उन्हीं बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, जिनको ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड ही तस्लीम कर चुके हैं कि कॉल करके अपनी सीट जितवाई गई, वही बाजवा साहब। अच्छा, सही, मतलब उनकी ठीक है। बहरहाल इस पे एक फैक्चुअल वो चीजें स्ट्रेट कर लें। ये फैसला कभी भी एक सियासी हुकूमत आइसोलेशन में नहीं लेती। ये फैसला होता है मिलिट्री और सिविल एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, सब चीजों को देख के उसके बाद एक जॉइंट फैसला होता है। उस वक्त की पाकिस्तान की जीत पे इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर का सवाल उठाना, क्या हमारे दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा? लेकिन अफसोस की बात यह है, ख्वाजा आसिफ साहब को बसद एहतराम ये अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने कब क्या बात करनी है। उस जंग को जीतने को मुतनाज़ा करना जो है काबिल, मैं समझता हूँ बहुत ही कबीह अमल है। लेकिन जो मौजूदा हम जंग जीते हैं, उस जंग के दौरान भी उनकी इंटरनेशनल मीडिया को 1-2 एंगेजमेंट्स ऐसी थी जिसने हमें हॉट वाटर्स में डाला। लेकिन सलाम है हमारे शाहीनों को जिन्होंने हमारी लाज रखी, हमारी सिफा की। इस पे हम सब एक थे, इस पे कोई अपोजिशन हुकूमत नहीं थी। लेकिन एक सवाल और भी है मुजम्मिल साहब, जब कभी ख्वाजा साहब आपको मौका दें उनसे पूछिएगा, बल्कि मेरा नाम लेके पूछिएगा कि अली ये पूछ रहा है कि अब आपको 6 साल बाद ये चीजें याद आ रही हैं, जब ये फैसला हो गया और उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे एक बहुत ही बड़े इजलास में, जब अपोजिशन की तमाम लीडरशिप, जिसमें जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तो थे ही थे, उनके उस वक्त के अपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, और उस वक्त के अपोजिशन रहनुमा और आज के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल साहब और बाकी लीडरशिप अपोजिशन की मौजूद थी।
फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि दुश्मन को नाकू चन्ने चबवाने के बाद अब हमने ये फैसला किया है कि इखलाकी मार भी उनको दी जाए, और उनको ये अभिनंदन वापस करने का उन्होंने बताया और कौम को और पार्लियामान को एतमाद में लिया। ठीक। क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी या बिलावल साहब ने, किसी एक ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये कहा कि हम इससे मुत्तफिक नहीं है, या उसके अगले दिन कहा, या उसके 1 साल बाद कहा, या उसके 2 साल बाद कहा, या जो अंदर मीटिंग्स होती थी इन कैमरा उसमें कहा? तो अब 6 साल बाद आपको ये चीज याद आ रही है, तो तब कहते तो मुश्किल में पड़ जाते ना। हाँ, तो बस ठीक है ना फिर। सही। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा जो वफाकी बजट के हवाले से डेवलपमेंट अब ये हुई है कि ज़राए दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आपने बजट वोटिंग में हिस्सा ना लेने की पेशकश कर दी है, और इस पे कोऑपरेट करने के लिए मुलाकात भी हुई असद कैसर साहब की राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ। तो ये खबर ठीक है, और क्या हम ये तसव्वुर करें कि फिर ये पहला हाथ बढ़ा दिया है PTI ने पीपल्स पार्टी की तरफ हुकूमत से डील करने के लिए? मुझे इसका नहीं इल्म, उन्होंने अभी हमें इस पे एतमाद में नहीं लिया, लेकिन एक बात मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर बता दूं, जिस रस्सी में इनको बांधा गया है अच्छा, जिस तरह बचपन में बच्चे को नहीं रस्सी से छोटी उससे बांध लेते छोटे बच्चे को ताकि वो रोए ना, अच्छा। तो जिस रस्सी से बांधने वाले ने बांधा है ना इन दोनों जमातों को, वो रस्सी बड़ी तगड़ी है। ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी वो फेस करेंगे, वोट ये देंगे, रात के 4 बजे भी वोट देंगे ये लोग। इतनी या पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये बरमला मैं कह रहा हूँ, ये अच्छा। इनकी जरूरत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है, ये जितना चीखें चलाए जाके वो अली साहब इंडस कनाल्स वाले मामले पे तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हुकूमत से निकाल दो, बेशक हम जो हमने स्टैंड लिया ना, तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया, उस पे हमने करारदाद जमा की। देखें अब वो जमाना नहीं है कि साफ छुपते भी नहीं है और सामने आते भी नहीं। ये क्या बात है कि अंदर आप वो क्या कहते हैं कि उतो रोला पाई जाते बिचो क्या वो खाई जा। तो ये यही कर रहे हैं, ये शोर मचाएंगे, ये तकारीर करेंगे, उनको सोशल मीडिया पे डालेंगे, अपनी कंस्टिट्यूंसी को खुश करेंगे और सिंधी अवाम को एक बार फिर धोखा देंगे इस बजट में। अली साहब वैसे मैं पर्सनली अगर अपनी आज की तारीख, अच्छा। आज का ये वक्त आप याद रखिएगा, एक्सप्रेस न्यूज पे अली मोहम्मद मुजम्मिल साहब के सामने ये बात कह रहा है। मैं पेशेंट गोया नहीं करता, लेकिन मैं तज्जिया करता हूं, और मुझे ये लगता है कि ये जो इनकी पार्टनरशिप है ना, ये चलेगी। चलाने वाले चलाएंगे इसको। अली साहब मुझे तो मतलब ज़ाती तौर पे एक डिसअपॉइंटमेंट भी हुई जब बजट तकरीर हो रही थी, तो उसका जवाब PTI के पास कोई शैडो बजट या फिर इसके अलावा कोई रिफॉर्म का एजेंडा या कोई लिस्ट नहीं थी कि ये चीज़ें बजट में गलत हैं, इसको रिफॉर्म करें। जवाब सिर्फ ये था, नारे सिर्फ ये थे, खान साहब को रिहा कर दो। तस्वीर के प्रिंट लेकर आए हुए थे जिसमें उमर अयूब साहब ने वो तस्वीरें भी लहरा दी, जो कि आपको पता ही है किस नौयत की थी। तो क्रिटिसिज्म बेशक होना चाहिए, लेकिन बजट में ठीक क्या करना था ये अवाम समझ ही नहीं पाई कि PTI का अल्टरनेटिव है क्या। देखिए जब इमरान खान साहब रिलीज होंगे, हुकूमत कायम होगी, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें सामने आ भी जाएंगी। इस वक्त तो इमरान खान जेल में है, आधी पार्टी तोड़ दी गई है, जो थोड़ा सा कोई निकलता है उस पर पर्चा काट दिया जाता है। हमारी एक सिटिंग MNA को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पंजाब में कोई एक छोटी सी गैदरिंग नहीं कर सकता, कोई सियासी आजादी नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को हर तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है, और उसके बावजूद कुचला नहीं जा रहा। मामूली हालात नहीं है, आम हालात नहीं है। इसमें ये एक्सपेक्ट करना है कि बड़े कोई ठंडे कमरे में तहरीक इंसाफ की थिंक टैंक्स बैठ जाएगी। लीडर हमारा जेल में है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर साबिका सिटिंग वाइस चेयरमैन को जेल में डाला हुआ है, जिसने पंजाब की सही खिदमत की है, जो सही मानों में पंजाब की मां बनती है। उस डॉक्टर यास्मीन को, कैंसर सर्वाइवर को, उसको उसकी खिदमत की सजा ये दी जा रही है कि उनके साथ जो रवैया रखा गया है। इन हालात में ये तवक्को करना कि जनाब बड़ा कोई शैडो बजट हमारा आ जाएगा, आई विल बी वेरी ब्लंट, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हुकूमत को हक ही नहीं है बजट बनाने का। उसके बजाय ये जेली मैंडेट से आए हैं। देखें उस शख्स को अवाम की फिक्र होगी जो अवाम का वोट लेके आया होगा, जिसने अवाम के वोट से आया नहीं है, जिधर से आया है ना, ठीक, जिधर से ये फॉर्म 47 हुकूमत आई है उधर का ठीक ठाक तगड़ा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा अली साहब लास्ट क्वेश्चन ये, चूंकि गंडापुर साहब ने भी कहा कि गोली का जवाब गोली से दे देंगे, फैसल वाडा साहब ने कहा कि गंडापुर साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, नून लीग के साथ मिले हुए हैं, और मौजूदा तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ ही नून लीग की हुकूमत की जामिन है। आप भी मौजूदा तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं,
तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? तहरीक इंसाफ गोली का जवाब गोली से देगी, लेकिन मीठी गोली से, सियासी अंदाज में। ये गंडापुर साहब नहीं मानते वैसे? नहीं सर, देखिए गंडापुर साहब हमारे वजीर आला हैं, लेकिन पार्टी की पॉलिसी गंडापुर साहब नहीं, पार्टी की पॉलिसी इमरान खान साहब देते हैं। और यहाँ लीडरशिप बैठी है पार्टी की, चेयरमैन बैठा है, जनरल सेक्रेटरी बैठा है, और दूसरे आपके सामने जो अली बैठा है ना, इस अली ने इमरान खान साहब से सुना जो मैंने पिछले हफ्ते वसीम बादामी के प्रोग्राम में भी कहा और आपके प्रोग्राम में भी, कि पानामा केस के दौरान जनाब इमरान खान साहब ने बनी गाला मेरे सामने हमारी एक मीटिंग में ये बात की कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाती है, मैं तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी कह रहा हूँ कि खान साहब ने कहा था कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाती है वो तहरीक खत्म हो जाया करती है। तहरीक इंसाफ पुरअमन थी, पुरअमन है, पुरअमन रहेगी। गोली मोली ये ऐसी जज्बाती बातें हैं। हम अलबत्ता ये है कि गोलियों से हमें डराया नहीं जा सकता। हम पुरअमन रहेंगे, आप चाहे गोलियां चलाएं, आप चाहे टैंक का गोला मारें, हम जवाब में सिर्फ आपको दुआ ही दे सकते हैं। हम अपने लोगों को गोली मारने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।